A very good morning, students. In class BSc Part First Year, पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धनात्मक जैविकी में आज हम सेकंड टॉपिक जो है यानी जो एम्ब्रियोलॉजी का जो हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो वन वर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इस जो प्रीवियस क्लास है उसका जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री, और जो उसके और भी जो उसकी इस ब्रांच की यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो और डाइवर्सिटी है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, डेवलपमेंटल की जो सीक्वेंशनल जो चेंजेस हैं उनमें शुरू से ही जो है वो इसमें इंटरेस्ट रहा है, और इसका जो रियल जो ओरिजिन हुआ है इस बायोलॉजी की इस ब्रांच का, वो सेल थ्योरी की जो है ओरिजिन के बाद, यानी जब कोशिका सिद्धांत दिया गया उसके बाद इसके अंदर जो है स्टडी करना संभव हो सका है। और जो प्रीवियस स्टडी है यानी जो जो इसकी जो रिव्यू अगर हम करते हैं तो उसके अंदर 3000 से जो 1500 तक जो ईयर से पहले जो हैं वो जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में जो है पूर्व में अपने विचार जो हैं, जब जब इतना साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय ही इसके बारे में डिस्कशन होना शुरू हो गया था। इसी रिव्यू में जो सबसे नॉन रिव्यू है उसमें अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व में जो है चिकहैन के जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ऊपर अपनी स्टडी की थी, और एक बुक द ट्रीटिस ऑन एम्ब्रियोलॉजी इसको प्रपोज किया था। और अरस्तु ने अपनी टॉक में ये बताया था कि जो ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट जो है वो मैटरनल ब्लड के द्वारा होता है, क्योंकि उस समय की जो स्टडी है उसके आधार पर जो है सही माना गया था। और साथ ही साथ अरस्तु ने ये भी बताया था कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसके बीच मदर के साथ जो है एक स्पेसिफिक कनेक्शन होता है, इसीलिए जो है हम जो अरस्तु है उसे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी में जब जब इसका माइक्रोस्कोप का जब जो है आविष्कार हो गया, तो उस समय जब जो है हमारी गैमेट सेल्स हैं यानी स्पर्म है, ओवम है, उनके बारे में भी स्टडी हो गई थी। और उसी रिव्यू में हम देखते हैं कि हॉर्वे इन 1615 में इन्होंने जो है, और इनके साथ जो इनकी टीम में जो वर्क कर रहे थे मेलपिगी इन 1672, इन्होंने भी जो है चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस की जो है अर्ली स्टडी की थी। इसी जो है फील्ड के अंदर ग्राफ ने भी 1672 में जो ओवरी की फॉलिकल सेल्स हैं उनके बारे में जो है अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और ल्यूवेनहॉफ इन 1677 में जो ह्यूमन है उसकी जो है स्पर्म सेल को यानी जो गैमेट सेल्स हैं उनको देखा था और उसको जो है पब्लिश किया था। बॉनेट ने इसके बाद 1720 से 1793 के ड्यूरेशन में जो इंसेक्ट्स हैं उसके एग्स का अध्ययन किया, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, उसके परिवर्धन या डेवलपमेंट सीक्वेंस को पाया था। पेंडर ने 1827 में ट्रिप्लोप्लास्टिक कंडीशन के बारे में बताया था, और बैर इन 1827 में ह्यूमन यानी मैमल्स के जो एग हैं, ओवम हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। तो जब हम रिव्यू आर्टिकल कलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे जो हैं सीक्वेंस के अंदर प्रीवियस हिस्ट्री जो हम एम्ब्रियो के बारे में या एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच के बारे में की गई है उसके बारे में हमें पता लगता है। पर इन सभी स्टडीज़ के अंदर कुछ मूलभूत जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे,
और उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। और उन सिद्धांतों में भी कुछ सिद्धांतों को जो है आज की मॉडर्न साइंस मानती है और कुछ ही प्रैक्टिकल के आधार पर जो है नकारा गया है। तो उन सिद्धांतों के बारे में भी हम देखेंगे सीक्वेंस से। तो पहला जो सिद्धांत दिया गया वो प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचना सिद्धांत दिया गया था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली 17वीं शताब्दी के मध्य में हॉलैंड के जो वैज्ञानिक हैं, जिन बहुत सारे प्रैक्टिकल की, स्विम ड्रैम, इन्होंने 1630 से 80 के बीच की ड्यूरेशन में इस सिद्धांत या इस थ्योरी को प्रपोज किया और कहा कि जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर, यानी स्पर्म है या ओवम है, उसके अंदर पूर्व में ही एक जो है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जो कि वयस्क का यानी जो एडल्ट है उसका एक माइक्रोफॉर्म या चिप की फॉर्म या लघु रूप के अंदर उपस्थित होता है। और इस लघु रूप को या इस जो 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 मिनिमाइज जो इसका स्ट्रक्चर है उसे उन्होंने एक नाम दिया जिसे होमनक्यूलस कहते हैं। और डेवलपमेंट के दौरान इन्हीं जो होमनक्यूलस जो स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है और ये जो है अनकॉइल्ड होने के बाद जो है एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस थ्योरी को बेसिकली मेलपिगी ने 16th सेंचुरी में, हेलर ने 17 में, बॉनेट ने और स्प्लैंजेनी ने 17th सेंचुरी के अंदर अपना समर्थन भी दिया था। पर आज के समय में इस थ्योरी को किसी भी प्रकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी आधार पर हम अगर दूसरी थ्योरी को देखें तो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस या अनुजनन का सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है। इस थ्योरी को मुख्यतः कैस्पर ने जो है वो 1759 में अपनी एक थ्योरी है जिसके अंदर प्रकाशित किया था, जिसे थ्योरिया जनरेशन कहते हैं। और इन्होंने अपने मत के अनुसार जो हन का जो एग है यानी जो चिक्का एम्ब्रियो है उसकी अलग अलग जो हैं स्टेजेस को स्टडी किया था। और उसी स्टेजेस के अंदर इसने पाया कि इस ओवम के अंदर जो है वो कोई भी प्रकार का पूर्व रचित लघु रूप या होमनक्यूलस जो है वो नहीं पाया जाता। इन्होंने मुर्गी के जो ये एम्ब्रियो हैं उनके अध्ययनों के आधार पर ये प्रूव किया प्रैक्टिकली कि भ्रूण का जो फॉर्मेशन है वो एग के अंदर नए ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के कारण होता है, जो कि अब हम आगे की जब हम स्टडी कर चुके हैं आज के समय में हम उसको डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। इस उत्तरोत्तर जो फर्दर जो डिवीजन होता है, जो सीक्वेंशनल चेंजेस हो रहे हैं उन्होंने अनुजनन या पश्चजनन, जिसे एपिजेनेसिस कहा जाता है, कहा था। तो इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपनी जो है थ्योरी को प्रस्तुत किया। और जो वेल नोन थ्योरीज़ हैं उसके अंदर एक बेयर्स लॉ भी जो है ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिसमें कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने 1792 में आधुनिक, जिन्हें आज के समय में हम जो हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, यानी आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कहते हैं, अपना जो है लॉ प्रस्तुत किया। और इस लॉ के अनुसार उन्होंने बताया कि प्राणियों के जो बड़े समूहों के जो प्रीवियस कैरेक्टर हैं, सामान्य लक्षण हैं, वो भ्रूण के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस में कंपैरेटिवली पहले प्रकट होते हैं। और जो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं प्राणी के या एनिमल के, वो परिवर्धन या ड्यूरेशन जो उसका जो डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन है उसमें बाद में अपीयर होते हैं। और इसी लॉ को बेयर का नियम कहते हैं। आज की साइंस में भी इस लॉ को हम कई जगह स्टडी करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ मत दिया गया उसे हम पुनरावर्तन सिद्धांत या जाति आवर्तन सिद्धांत कहते हैं, जो कि बेयर्स लॉ का ही मैग्निफिकेशन था। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था मूलर इन 1864 और हैकल इन 1868 में। बेयर के नियम को ही वे जैव विकास के एस्पेक्ट से इन्होंने जो है एक्सटेंशन दिया, इस थ्योरी को उसको विस्तार दिया और एक जो है पुनरावर्तन या रिकैपुलेशन थ्योरी को इन्होंने प्रस्तुत किया।
इसके अनुसार जो एनिमल है उसमें डेवलपमेंट में जो है वो जो प्राचीन लक्षण है, यानी जो उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन प्रोसेस के जो जो पहले के जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले प्रकट होते हैं, और जो मॉडर्न कैरेक्टर हैं, जो अडेप्टिव कैरेक्टर हैं, वो डेवलपमेंट प्रोसेस में बाद में लेट डेवलपमेंट के अंदर प्रकट होते हैं। और परिवर्धन प्रक्रम जो है, यानी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है या डेवलपमेंट की जो साइकिल है, उसमें जाति के विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति यानी ऑन्टोजेनी, रिकैपुलेशन, फाइलोजेनी या व्यक्तिव्रत यानी ह्यूमन का जो एक साइकिल है, यानी ऑन्टोजेनी के द्वारा होता है। इसका जो मीनिंग है उसमें ये है कि जो एनिमल है उसके फॉर्मेशन के समय परिवर्तनों का जब अध्ययन किया गया तो उसमें पाया कि जो स्पीशीज़ के जो ऐतिहासिक या विकासीय या इवोल्यूशनरी जो हैं परिवर्धन में, वो जाति व्रत को या अपनी फाइलोजेनी को कंप्लीटली फॉलो करता है। और इसी सिद्धांत का जो है उन्होंने बायोजेनेटिक लॉ के रूप में रखा, जिसमें इसे हम जाति आवर्तन नियम के आधार पर पढ़ते हैं। इसके अनुसार व्यक्तिव्रत परिवर्धन जाति आवर्तन का आधुनिक आवर्तन या रिपीटिशन होता है। ऑन्टोजेनी इज अ shorted and modified recapitulations of phylogeny। इसी सीक्वेंस में अगर हम थर्ड जो है फिफ्थ जो हम थ्योरी की बात करें तो जनन स्तर संकल्पना को हम पाते हैं। इस संकल्पना के आधार पर जो है स्प्लैंजानी ने जो है वो एन्यूरेंस यानी मेंढक की जाइगोट पर क्लीवेज की स्टडी को किया। ये भी हम डेवलपमेंटल प्रोसेस में अब जो है सेगमेंट करते हुए देखेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में देखा ही है कि क्लीवेज भी जो है डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। और पांडर इन 1817 में इन्होंने भी मुर्गी की जो एम्ब्रियो है उसके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो इसकी लेयर्स थी उनके फॉर्मेशन का जो है प्रैक्टिकली स्टडी किया था। और उन्होंने बताया कि जो सभी टिश्यूज़ हैं और उनके अंदर जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली इन ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन की ही डिफ्रेंशिएशन या इनके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलग जो एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उनके द्वारा ही इसका परिवर्धन होता है। फिर आगे कोवेलेस्की ने 1846 में एम्फिओक्सिस के अंदर स्टडी किया और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन की स्टडी किया। इन्होंने भी जो है बताया कि जो जाइगोट है उसमें पहले जो डर्म है वो ब्लास्टुला में जो है कन्वर्ट होती है सीक्वेंशियल चेंजेस में, और फिर इन्हीं के अंदर जो है जो सेल है उनके मूवमेंट को, जिन्हें हम आगे की साइंस में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर आधारित स्टडी करेंगे, तो ब्लास्टुला गैस्टुला में कन्वर्ट होता है। गैस्टुला के अंदर फिर अंदर जो है सेल्स का मूवमेंट होता है जिन्हें इन्वेजिनेशन कहते हैं, एपीबोली होती है, एम्बोली होती है। ये जो स्टडी जो आज हम हायर लेवल पर हम पढ़ते हैं उसकी जो है फाउंडर स्टडी जो है वो जनन स्तर संकल्पना या जर्म लेयर थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होती है। जो लास्ट हम थ्योरी को हम स्टडी कर रहे हैं वो थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी। पहली वाली जो थी वो जर्म लेयर थ्योरी थी, अब हम जर्म प्लाज्म थ्योरी की बात करेंगे, और इसे अगस्त ने 1883 में जर्म प्लाज्म थ्योरी के नाम से प्रपोज किया था। इनके अनुसार जो एनिमल है उसके शरीर में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को हम जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स यानी जनन कोशिकाएं और कायिक कोशिकाओं के अंदर सब क्लासिफाइड करते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी की अब जब हम आगे बात करेंगे ही तो उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी हम उसके सब एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और आज के समय में की जाती हैं। तो हम इसे एक जो है टर्मिनोलॉजी देते हैं कि फील्ड्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या हैं, या भ्रौणिकी की जो शाखाएं हैं या ब्रांचेज हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली जो ब्रांच है उसको हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी या वर्णनात्मक
भ्रूणिकी कहते हैं। और इस ब्रांच के अंदर जो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनके आकारिकी का बेसिकली अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो स्टडी है उसे हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जो कि इवोल्यूशन पार्ट को पढ़ने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो किसी एम्ब्रियो के या किसी भी स्पीशीज स्पेसिफिक मेंबर की स्टडी करते समय हमें उसकी प्री और पोस्ट इवोल्यूशन की जो सीक्वेंस है उसकी प्री और पोस्ट कंडीशन को बताने में हेल्प करती है। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी की ज़रूरत होती है। और इस एम्ब्रियोलॉजी की इस ब्रांच में हम प्राणियों के जो एम्ब्रियो हैं उनका स्पीशीज़ वाइज, सब स्पीशीज़ वाइज या फाइलम वाइज जो है कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। थर्ड जो एम्ब्रियोलॉजी है उसे हम इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जो कि इवोल्यूशन यानी उद्विकास का मतलब है कि किसी भी सरल एनिमल में जब जो जटिल अवस्था में चेंज होता है तो उसके अंदर किस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी आई है। इन्हीं चेंजेस को एविडेंस की फॉर्म में प्रूव करने के लिए हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और उसी ब्रांच को हम इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसे हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही जो है अपना वास्ट एरिया रखती है, बड़ी क्षेत्र के अंदर इसकी स्टडी की जाती है और इसके अंतर्गत विभिन्न जो मूलभूत जो चेंजेस होते हैं, जो फंडामेंटल जो चेंजेस होते हैं या जो क्रियाविधि होती है उन सभी के वो एक सीक्वेंस के आधार पर स्टडी करते हैं। यानी जर्म सेल का बनना, जर्म सेल किन एनिमल्स में बन रही है, किस प्रोसेस से बन रही है, यानी गैमेटोजेनेसिस के बाद वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, उस मैकेनिज्म को हमें फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा जाइगोट, उस जाइगोट के अंदर ग्रोथ करके वो एडल्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी सीक्वेंशियल चेंजेस में क्लीवेज आता है। क्लीवेज के जो प्रोसेस है उसमें गैस्टुलेशन, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ब्लास्टुलेशन, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यानी गैस्टुलेशन के अंदर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, यानी सारी स्टडी जो है हम अभी डिटेल के अंदर करेंगे पर वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर की जाती है। और हमारी जो ये बुक है या जो सिलेबस है वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर ही जो है क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसे हम आगे देखेंगे। इसी में मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है उसे प्रायोगिक आधारों पर क्योंकि प्रूव किया गया है तो उसके द्वारा भी बहुत सारे जो हैं वो सिद्धांतों को या थ्योरीज को प्रपोज किया गया है, जिसे हम मोज़ेक थ्योरी कहते हैं, जिसे हम रेगुलेटिव थ्योरी कहते हैं, जिन्हें हम ग्रेडियंट थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी जो अपने आगे के चैप्टर आएंगे उन सभी चैप्टर्स में अलग अलग जगह पर इन थ्योरीज को हम जो है स्टडी करेंगे। आगे जो एम्ब्रियोलॉजी का नेक्स्ट फील्ड है वो बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी है, केमिकल एम्ब्रियोलॉजी है और टेराटोलॉजी है, विरूपणता है। विरूपणता का जो है अपना पूरा सेपरेट एक चैम्बर है, वो सेपरेट एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर टेराटोलॉजी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जेनेटिक एस्पेक्ट पर है या फिजिकल एस्पेक्ट पर है, किस कॉज के कारण ये अपीयर हुआ है, उन सब स्टडीज़ को किया जाता है। और एम्ब्रियो की प्री कंडीशन के अंदर ही हम ये पता लगा लेते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, यानी मदर के जब बर्थ नहीं हुआ होता बेबी का उसी समय हम जो है उसकी कुछ जो है जेनेटिक टेराटोलॉजी या विरूपणताओं का पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की एबनॉर्मेलिटी उस एम्ब्रियो में है और उसे हमें ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के तो आज के समय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकली इन्हें प्रूव भी किया गया है कि किन माइक्रो मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स की या किन हार्मोन्स की कमी से या किन हार्मोन के एक्सेस से जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट प्रोसेस में किस प्रकार का चेंजेस आता है। तो वो सारी जो स्टडी है वो केमिकल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी जाती है। और जब हम कभी भी लैब के अंदर किसी एनिमल को कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रोथ करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इन केमिकल्स के रेशो को, टेम्परेचर को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या है कंट्रोल कंडीशन में रखकर जो है आइडियल कंडीशन में रखकर उसकी स्टडी करते हैं। तभी हम बता पाते हैं कि आगे जब ये आइडियल कंडीशन है यानी इसका आइडियल जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स से इस हार्मोन के अंदर ये कमी है या ये ज़्यादा है, तो इस प्रकार से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में या भ्रूण के विकास में किस प्रकार का चेंजेस आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी का स्कोप क्या है, कैरियर क्या है इस फील्ड के अंदर। तो इसका अगर जर्नली हम देखें तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो किसी भी एम्ब्रियो के जो है
वो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर किस प्रकार का हेल्दी प्रोसेस चल रहा है उसे पहले ही बता देती है, और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए केमिकल जो रिसर्चेज हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो एम्ब्रियोलॉजी है, यानी जो क्लिनिकली जो हम स्टडी करते हैं, उसके आधार पर हम जब इसको ये अप्लाइड जूलॉजी की फॉर्म में काम करती है, क्योंकि जो कंट्रोल कंडीशन या जो फिजिशियंस के द्वारा स्टडी की जाती है, उस स्टडी के आधार पर जब उसको सोसाइटी के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी जो है कंडीशंस का पता लगता है। उससे जो है जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए इसकी स्टडी जो है एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी है वो बहुत यूज़फुल होती है। इसी आधार पर तो आप जो अपन ह्यूमन जो मानव के जो है ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात करें तो आजकल इस स्टडी के अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और उसी आधार पर आप लोगों ने जो है स्टडी भी की होगी कि जो लोग बेबी को बर्थ करने में कैपेबल नहीं होते हैं उन्हें जो है केमिकल ट्रीटेड करके या फिजिकल ट्रीटेड करके इन विट्रो कंडीशन के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी की फॉर्म में, इस प्रकार से उन्हें भी जो उनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है बेबी को बर्थ करने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ को जो है साइंटिफिकली जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो जो इस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए, जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए बहुत सारी जो है वो फंक्शन करने के लिए या वर्क करने के लिए बहुत सारा स्पेस होता है, और उसी आधार पर हम आगे की जो स्टडी हैं उनको करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके सेकंड एस्पेक्ट में जो है बात की है, जिसके अंदर जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं उसके अंदर हमने मुख्य रूप से जो है 6 थ्योरीज की बात की है, जिसमें प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एफिजेनेसिस है, बेयर्स लॉ है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी है जिसे बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, और इसी लॉ को प्रूव करने के लिए जो आगे स्टडी किया गया है जिसे जर्म लेयर थ्योरी कहते हैं, और जर्म लेयर थ्योरी के बाद हमने जर्म प्लास्ट थ्योरी की बात की है। फिर उसके बाद जो है हमने फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात की है कि किस प्रकार से इसके डाइवर्ट फील्ड हैं, उन सभी फील्ड्स के अंदर किस प्रकार से या किस किस एस्पेक्ट्स पर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके फर्दर जो इसका चेंजेस हैं एम्ब्रियो में, या किस प्रकार से स्टडी के जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं और वो आगे जाके किस प्रकार से सिंपल से कॉम्प्लेक्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।